Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 3 current electricity. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स EMF ऑफ अ सेल और इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बातचीत की थी। दोबारा से सुन लीजिए एक बार इंटरनल रेसिस्टेंस। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मान लीजिए एक बैटरी हम लेकर आते हैं मार्केट से और उस बैटरी पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, सपोज मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। एक बैटरी आप लेकर आए मार्केट से 12 वोल्ट की, ठीक है, और उस एक बैटरी को आपने एक लोड से कनेक्टेड कर दिया। सपोज मान लीजिए किसी बल्ब से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, ये बैटरी आपने कनेक्टेड की 12 वोल्ट, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ पर आपने कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना है, ये रेसिस्टेंस या बल्ब है जो है, बल्ब का रेसिस्टेंस सपोज मान लीजिए 4 ओम है। ठीक, बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम। तो यहाँ से करंट कितना, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, कैलकुलेशन अगर हम करें यहाँ से तो ये 12 वोल्ट V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के थ्रू अगर करंट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 12/4 दैट इज I इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक, इससे जो करंट आ रहा है वो कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब आपने ऑब्जर्वेशन किया, इसमें आपने डिवाइस लगाया, इसमें एमीटर कनेक्ट किया, इसमें वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तब आपका जो रिजल्ट आया वो कुछ और था। ठीक है, जब आपने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब जब एमीटर आपको रीडिंग दिखा रहा है वो सपोज मान लीजिए 2 एम्पियर दिखा रहा है। आपकी जो कैलकुलेशन कहती है कि करंट इससे 3 एम्पियर का फ्लो होना चाहिए, लेकिन जो आपने एमीटर कनेक्ट किया वो एमीटर कितनी करंट दिखा रहा है, 2 एम्पियर की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखें तो यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, बाकी का 4 वोल्ट कहाँ कंज्यूम हो रहा है, 4 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है इसके इंटरनल रेसिस्टेंस में। जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिक्विड है, तो इलेक्ट्रोलाइट से जो नेगेटिव पॉजिटिव से जो प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग में जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो यानी कि बैटरी हम 12 वोल्ट की लेकर आए हैं। ठीक है, 12 वोल्ट क्या है बैटरी का, EMF, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। 12 वोल्ट है बैटरी का EMF, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल, जब आप उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब आप इस बैटरी से करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो तो कुछ जो पोटेंशियल है वो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कंज्यूम कर लेता है। भाई बैटरी में इलेक्ट्रोड्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी किसी ना किसी मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, तो उनका अपना भी कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा, वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है बैटरी का वो कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल मिला 8 वोल्ट। अब बाकी जो 4 वोल्ट है वो कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, वो बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस में कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप इंटरनल रेसिस्टेंस आपको। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन सकती है। सपोज मान लीजिए जो ये 8 वोल्ट है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये 8 वोल्ट क्या है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज। 12 वोल्ट क्या था, EMF मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ठीक, अब जो बाकी कंज्यूम कहाँ पर हो गया, वो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस में कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमेशा EMF वोल्टेज से कम होगा। ठीक, तो टर्मिनल वोल्टेज
इक्वल टू किसके इक्वल होगा, EMF माइनस करंट या माइनस इंटरनल माइनस कंज्यूम्ड इंटरनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को हम V से लिखते हैं, V इक्वल टू EMF को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको E बोलते हैं। ठीक है, EMF को हम इस से डिनोट करते हैं, इसको भी क्या बोला जाता है, E। ठीक, तो E माइनस कंज्यूम्ड वोल्टेज कितना होगा अंदर, I, सपोज मान लीजिए करंट I है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R, तो V इक्वल टू E माइनस IR। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, E EMF एंड I करंट एंड R इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? यहां पर लिख देता हूं, ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो। टर्मिनल वोल्टेज और E क्या है, EMF में, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल जब हम बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, I करंट, ठीक, एंड R इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट ये स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन क्लियर है, V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक, अब देखिए आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक, अब यहां पर सपोज मान लीजिए V को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, V जो टोटल हमारा V इक्वल टू IR हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया था, तो हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि V की जगह लिखा जा सकता है IR। ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, जो बाहर रेसिस्टेंस हमने लगाया हुआ था बल्ब का, ये आउटर सर्किट का रेसिस्टेंस है, और ये R क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल r हमेशा ध्यान रखिएगा क्या शो करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक, तो इक्वल टू माइनस IR। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस IR इक्वल टू E, I कॉमन, R प्लस R इक्वल टू E, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इट मीन्स जो टोटल करंट फ्लो होगा सर्किट में वो EMF अपॉन आउटर रेसिस्टेंस, यानी कि जो बल्ब हमने कनेक्ट किया था उसका रेसिस्टेंस, प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, टोटल करंट हमें मिल जाएगा सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो टर्म 1 है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो क्या है, सब MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो MCQ फॉर्मूला यहाँ से आ सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको बता देगा, इसमें कोई सा वेरिएशन आपसे पूछा जा सकता है, R क्या डिनोट कर रहा है, या सपोज मान लीजिए एक जो कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करा देगा, I E R की वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देगा, यहाँ से R आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, MCQ क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।
ठीक है। अब देखिए 10th क्लास में आपने पढ़ा था, अभी हमने लास्ट में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी आपको बताया था, रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन आपको पता है। इसी तरीके से सेल्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। सेल्स भी दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब एक जो सेल है हमारा उसका पॉजिटिव एंड दूसरे के निगेटिव एंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, या ऐसा कह लीजिए पहले का निगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, यानी कि दोनों अपोजिट इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होंगे आपस में और वहां पर ऐसा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए दो सेल है मेरे पास, ठीक, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स जहां पर कनेक्टेड होंगे वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, वो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, सपोज मान लीजिए ए, और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया मैंने बी, यहां पर पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया बी, ठीक है, इसका ईएमएफ मान लीजिए E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, यहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस भी हम इंक्लूड करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको मैं कंबाइंड करके एक इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करना चाहूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से होगा, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट दोनों सेल्स की जगह एक सेल आ जाएगा, ठीक है, AC, और इसको हम बोल देंगे E इक्विवेलेंट, और इन दोनों की जगह जो कम रेसिस्टेंस है इनका इंटरनल रेसिस्टेंस, उनकी जगह एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज R इक्विवेलेंट। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको अगर मैं इक्विवेलेंट में करना चाहूँगा तो इन दोनों को ऐड करके मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, वो E इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है, वो अलग बात है कि कितनी भी वैल्यू मिले, 2, 4, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट कितना भी मिले, ठीक है, या -2 वोल्ट, तो वो E इक्विवेलेंट आ गया, ठीक, R इक्विवेलेंट, इन दोनों को ऐड करके कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी तो वो आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा वर्क यहाँ करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं VAB, ठीक, ध्यान दीजिएगा VAB यानी कि VA ये है और B पॉइंट ये है एक तरीके से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी डिवाइस नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ मिलेगा वो पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा, और जो पोटेंशियल हमें यहाँ मिलेगा वो पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो VAB कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है E1, ठीक है, यहां से यहां तक कोई डिवाइस नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉइंट आ गया E1। अब यहां पर, ठीक, यहां पर क्या होगा, कुछ इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, जो वोल्टेज है कुछ यहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस इसका कंज्यूम कर लेगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी वोल्टेज हमें कम मिलेगी, और वो कितना कंज्यूम होगा, सपोज मान लीजिए I, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट आप मान सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, I1 या I मान लीजिए सिंपल, ठीक, IR1, VAB आ गया E1 माइनस IR1, ठीक है, सीरीज है तो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो यहां पर हमने करंट क्या कंसीडर कर लिया, सिंपल I कंसीडर कर लिया, ठीक। अब इसी तरीके से VBC अगर मैं आपसे कहूं तो कितना आएगा, VBC यानी कि B इस पॉइंट का EMF कितना है E2, ये हो जाएगा VB माइनस VC, दैट इज E2 माइनस, और यहाँ पर फिर थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा, कितना कंज्यूम होगा,
IR2, IR2 ये आ गया VBC। क्लियर है दोनों पॉइंट? VAB भी हमारे पास आ गया और VBC। ठीक, अब डायरेक्ट अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं VAC, VAC कितना होगा? VA माइनस VC। इसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको ताकि हम इस फॉर्म में इसको ला सकें। ठीक है, VAB और VB माइनस VC इस फॉर्म में इसको लेकर आ सकें ताकि हम इन दोनों वैल्यूज का या इन दोनों इक्वेशंस का यहाँ पर यूज कर सकें। ठीक है, VA माइनस VB क्या है हमारे पास? VA माइनस VC E1 माइनस IR1, सेम VB माइनस VC माइनस E2 माइनस IR। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहां तक कोई डाउट? सिंपल है। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी और ये वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी। ठीक है, बीच में प्लस साइन है तो यहां पर प्लस साइन है। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन लिया, R1 प्लस R2। क्लियर स्टूडेंट्स? VAC। ठीक, अब यहां से इस वाले सर्किट को देखिए। VAC अगर यहां से कैलकुलेट हम करेंगे तो कितना होगा? इसका पोटेंशियल E इक्विवेलेंट माइनस इसमें कितना कंज्यूम हो जाएगा? सपोज मान लीजिए I करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो I R इक्विवेलेंट। ठीक है, VAC। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो क्या निकल कर आएगा? E इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास E1 प्लस E2 और इसी तरीके से R इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास? R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये इक्वेशन यहां पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दो सेल्स अगर आपको दिए हुए हैं तो वो किस तरीके से ऐड हो जाएंगे? इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जो इनका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो सिंपल R1 प्लस R2 जैसे कि हम ऐड करते थे। ऑलराइट, ये बात हो गई सीरीज की। अब देखिए कॉम्बिनेशन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से ऐड करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अगर मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा सेल्स हमारे पास हैं तो उन सारे सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पर कनेक्टेड होगा और उन सारे सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पर कनेक्टेड होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा? सपोज मान लीजिए दो ब्रांच हैं हमारे पास, ठीक, इन दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्टेड है, इसको बोल दीजिए सपोज मान लीजिए B1 और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया B2।
इसको A एंड दिस इज C। ऑल राइट, अब सेम वही कंसिडरेशन, इसका EMF E1 और इसमें जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, इसका E2 और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2। ठीक, अब सपोज मान लीजिए एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, कहीं से भी आप करंट फ्लो कर सकते हो, यहाँ से कर लीजिए I, इस ब्रांच में चला गया I1 और इस ब्रांच में करंट आ गया I2 और यहाँ पे करंट आ गया टोटल I। ठीक है, कहीं से भी आप कंसीडर कर सकते हो करंट, यहाँ से भी आप कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ से I करंट चला, इस पॉइंट पर आकर नोड है ये जहाँ पर दो ब्रांचेज मिल रही हैं, नोड पर आकर क्या हुआ, दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। अगर इक्विवेलेंट सर्किट है तो इन दोनों को ऐड करके, वो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से ऐड होंगे, इन दोनों को ऐड करके E इक्विवेलेंट मिलेगा और इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। ठीक, करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, AC, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, V इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट डेरिवेशन किया था उसके अकॉर्डिंग ये हमें मिलेगा। अब थोड़ा सा वर्क यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर जो टोटल करंट है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो वैल्यू आ गई I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखिए सबसे पहले इस ब्रांच की बात करते हैं। ठीक है, B2 B1 ब्रांच की बात करते हैं, फिर इस नीचे वाली ब्रांच की बात करेंगे। ठीक है, करंट यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक I1 करंट ऊपर ब्रांच में चला गया, एक I2 करंट नीचे ब्रांच में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, सपोज मान लीजिए V इक्वल टू वो कितना होगा, E1 माइनस I1 R1। ठीक है, इसी तरीके से इस ब्रांच में कितना होगा, V इक्वल टू V दोनों तरफ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर E2 माइनस I2 R2। ठीक, यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V एंड I1 फाइनली वी गेट E1 माइनस V अपॉन R1। ऑल राइट, सेम यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V एंड फाइनली I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू I1 I2 की उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, फाइनली वी गेट, क्या मिलेगा हमें, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इसको मॉडिफाई करना है बस, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। देखिए फाइनली I इक्वल टू एप्सिलॉन E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इसको इस तरीके से लिख लिया हमने। अब I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V हमने कॉमन लिया, फाइनली क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
ठीक, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, सिंपल। v को इधर ले आइए, v 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2 माइनस i। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए, v एलसीएम r1 r2 एंड ऊपर क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल टू, यहाँ पर भी r1 r2 एलसीएम E1 r2 प्लस E2 r1 एंड माइनस i एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? ये सर्किट इरेज कर दें। अब देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इस फैक्टर की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में कर देते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हमें इन दोनों टर्म्स में करने के बाद? फाइनली v इक्वल टू, जब इसमें टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, एंड फाइनली वी गेट E1/r2 माइनस E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1/r2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए ये इक्वेशन मिलेगी हमें, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये भी हमारे पास वोल्टेज है और ये भी हमारे पास वोल्टेज है, दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? फाइनल वैल्यू हमारे पास E इक्विवेलेंट की आ जाएगी E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन R1 प्लस R2। E इक्विवेलेंट यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इस फॉर्म में ऐड करेंगे, और सिंपल रेसिस्टेंस को किस तरीके से ऐड करेंगे? R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो जिस तरीके से पैरेलल में ऐड होता है वही उसी तरीके से ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर है स्टूडेंट्स? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई डाउट इसमें? चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हो या न्यूमेरिकल्स हो, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।